द अम्ब्रेला अकेडमी के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हेजल और चाचा ने अम्ब्रेला अकेडमी पे बहुत बुरी तरीके से अटैक किया था और इसी के साथ में वो क्लाउस को अपने साथ ले आए थे। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत होती है। इस एपिसोड के अंदर हमें लूथर के बारे में बताया जाता है कि आखिर लूथर के साथ में हुआ क्या था। कहानी पहुंच जाती है 7 साल आगे। इस समय लूथर बिल्कुल नॉर्मल इंसानों के जैसा था, एक अच्छा लड़का जिसके 6 पैक एब है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अम्ब्रेला अकेडमी के अंदर वो अकेला बचा था, हर कमरा खाली था। एक भी भाई बहन अम्ब्रेला अकेडमी में नहीं रह रहा था। रोज की जैसे वो ब्रेकफास्ट करता है, पूरे घर के अंदर साइकिल लेके गोल गोल घूमता है और दूसरा कुछ भी यूनिकनेस उसके पास में नहीं था। इसी समय इन्फॉर्मेशन आती है कि उनके फादर सर हारग्रीव्स एक मिशन लेकर आए हैं जो कि नंबर 1 को पूरा करना है, यानी कि लूथर को। जब लूथर यहाँ पे आता है तो सर हारग्रीव्स बताते हैं कि एक केमिकल फैक्ट्री के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है और इसी के साथ में वो केमिकल्स बुरे हाथों में ना पहुंच जाए उससे पहले तुम्हें जाके सिचुएशन संभालनी है। लेकिन लूथर कहता है कि आप मुझे अब नंबर 1 के नाम से मत बुलाया करिए क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ मैं ही बचा। लेकिन सर हारग्रीव्स का बिहेवियर ऐसा था कि वो एक फादर की बजाय एक ऑर्डर दे रहे हैं अपने बच्चे को। पता चलता है कि लूथर जब उस मिशन से वापस लौटता है तो उसकी हालत बहुत खराब थी, इतनी खराब कि शायद वो मर जाता। इनकी मॉम जो कि एक रोबोट थी, सर हारग्रीव्स जो कि एक डॉक्टर थे, पोगो, ये सब मिलके लूथर को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन्हें समझ में आ गया था कि लूथर जिंदा नहीं बच सकता है क्योंकि उसके ऊपर केमिकल का बहुत बड़ा अटैक हुआ है। सर हारग्रीव्स के पास सिर्फ एक ऑप्शन था। उन्होंने एक तरीके का सिरम बना रखा था कि अगर किसी की जान चली जाए तो इस सिरम की मदद से वो किसी को भी बचा सकते हैं। वही सिरम वो लूथर के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। लूथर की जान बच जाती है और अगले सीन में हमें पता चलता है कि जब लूथर की आंखें खुलती है तो वो एक जानवर में बदल चुका था, यानी कि उसके चेहरे के नीचे की बॉडी बहुत बड़े से जाइंट बीस्ट में बदल चुकी थी। शरीर पे बाल थे, बहुत बड़ी बॉडी थी और लूथर खुद इस बॉडी को देख के बुरी तरीके से डर गया था। हालांकि वो जिंदा था और इसी चीज का एहसान वो आज तक भी मानता है कि सर हारग्रीव्स यानी कि उसके फादर ने उसकी जान बचाई। लूथर को आज भी ये 7 साल पहले के सपने आया करते थे और वो डर जाया करता था। एलिसन आके लूथर को नींद में से उठाती और कहती है कि जल्दी चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये दोनों ही अब मॉम के पास बैठे थे। मॉम इस समय डीएक्टिवेट हो चुकी थी। एलिसन और लूथर दोनों ये मान रहे थे कि कल रात हेजल और चाचा यानी कि 2 लोग जिन्होंने अम्ब्रेला अकेडमी के ऊपर हमला किया है, जरूर उन्हीं दोनों ने हमारी मॉम के साथ ऐसा किया है। सोचो डिएगो को जब ये बात पता चलेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा, जबकि ये बात इन्हें पता ही नहीं थी कि डिएगो ने ही अपनी मॉम को डीएक्टिवेट किया है। एलिसन लूथर से बात करने की कोशिश करती है कि अगर तुम्हें कुछ चीज शेयर करनी है तो तुम मुझसे बात करो ना। ये बात तो श्योर थी कि एलिसन और लूथर एक टाइम पे ये दोनों एक दूसरे को पसंद किया करते थे, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप आ गया है। इसी के कारण लूथर एलिसन के साथ में कोई भी बात शेयर नहीं किया करता था। सीन जिसके बाद वानिया के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जो कि रात को लेनर्ड के घर पे ही रुक गई थी। लेनर्ड उसे नींद से उठाता है। तब वानिया को याद आता है कि वो काफी ज्यादा लेट हो गई है खुद के रिहर्सल के लिए। तब लेनर्ड कहता है कि मेरा रास्ता भी उधर से ही है, चलो हम दोनों साथ चलते हैं। वानिया को हर बात में सॉरी करने की बहुत ज्यादा आदत थी, तो लेनर्ड उसे कंफर्ट करता है कि प्लीज अब हम दोनों दोस्त बन चुके हैं, तुम हर बात में मुझे सॉरी मत कहो। यानी कि इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी चल रही थी। वानिया ऑलमोस्ट अपने क्लासेस के पास में ही थी, तभी इन्हें वो लड़की मिलती है जो कि फर्स्ट बेंच पे बैठा करती थी। लेनर्ड पूछता है कि ये कौन है। तब वानिया इस लड़की के बारे में बताती है कि कैसे ये लड़की बहुत अच्छा वायलिन प्ले करती है, वो कुछ ही दिनों के अंदर एक कॉन्सर्ट में भी प्ले करने वाली है। मैंने भी उन नोट्स को बचाने की कोशिश करी लेकिन मुझसे कभी नहीं हुई। लेनर्ड कहता है तो फिर मुझे भी जरूर ट्राई करना चाहिए। यानी कि ये दोनों काफी ज्यादा हंसी मजाक कर रहे थे। लेनर्ड आखिरकार वानिया से डिनर के लिए पूछ ही लेता है और वानिया भी लेनर्ड को डिनर पे जाने के लिए मना नहीं करती। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्लाउस पे। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी क्योंकि चाचा ने और हेजल ने मिलकर क्लाउस की 12 बचा रखी थी। बेचारा पहले ही तो पतला दुबला था, बस ये अच्छा हुआ कि अभी तक ये मरा नहीं था। इन चीजों से साफ पता चल रहा था कि क्लाउस रिहैब सेंटर या फिर हम कह सकते हैं कि नशे पत्ते करने के बाद इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था कि हेजल और चाचा के इतना ज्यादा टॉर्चर करने के बाद में भी उसे कुछ नहीं हुआ। दोनों मिलकर अलग अलग तरीके की टेक्निक अपना रहे थे। वो क्लाउस के मुंह पे एक कपड़ा रख देते हैं, नैपकिन, और उसके ऊपर पानी डालते जाते हैं। लेकिन क्लाउस इस चीज को भी बड़े अच्छे से एंजॉय करता है कि तुम दोनों कितने अच्छे हो, मुझे पानी पिला दिया तुम दोनों ने। दोनों बेचारे हार मान के वॉशरूम के अंदर चले जाते हैं। चाचा हेजल को कहती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम इसको मार क्यों नहीं पा रहे हो और हम दोनों इससे कुछ चीजें उगलवा क्यों नहीं पा रहे हैं। हेजल खुद के फॉर्म में आ जाता है और खुद के चेहरे पे वापस से मास्क लगा लेता है। इसी के साथ सीन यहाँ डिटेक्टिव के ऊपर शिफ्ट होता है। डिटेक्टिव अपने घर से बाहर निकलती है और उसे अपने घर के बाहर डिएगो मिलता है। अब डिएगो डिटेक्टिव को ये नहीं बताता कि कल रात उसके घर पे अटैक हुआ है क्योंकि उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था और साथ ही में मूड भी बहुत ज्यादा ऑफ था। तब डिएगो बताता है कि मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं रही। डिटेक्टिव काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि ओ माय गॉड, तुम तो तुम्हारी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, आखिर क्या हुआ उन्हें। तब जाके डिएगो थोड़ी बहुत बात बताने लगता है कि वो उन दोनों के पीछे गया था, वही दोनों लोग जो कि अब तक शहर में न जाने कितनी बार लोगों को मार पीट चुके हैं। डिटेक्टिव कहती है कि आखिर मैंने मना किया था तुम्हें उनके पीछे जाने के लिए। तब डिएगो कहता है कि मुझे जाना पड़ा, जिसके बाद डिटेक्टिव कहती है कि अब ये केस मुझे मेरी तरीके से हैंडल करने दो। डिएगो समझाता है कि प्लीज तुम मेरी बात सुनो, वो दोनों तुम्हारे हाथ बिल्कुल नहीं आने वाले, एक बार तो मेरा तरीका अपना के देखो। लेकिन डिटेक्टिव कहती है कि देखो ये केस मुझे हैंडल करने दो, आगे जवाब मुझे देना है, मैं मेरे हिसाब से संभाल
संभाल लूंगी और अभी तुम जाके रेस्ट करो, तुम्हारी जस्ट अभी अभी मॉम की डेथ हुई है और तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। और क्या तुम्हें तुम्हारा भाई मिल गया? तब डिएगो कहता है कि नहीं, अभी तक मेरा भाई कल से नहीं मिला है। इसी के साथ सीन यहाँ एलिसन पे शिफ्ट हो जाता है, जो कि अपनी मॉम की बात वानिया को बताने के लिए आई थी। एलिसन को लगा था कि वानिया घर पे है, लेकिन दरवाजा पहले से ही खुला था। तो एलिसन घर के अंदर चली जाती है और उसे एकदम से किसी की परछाई दिखती है, तो वो साइड में खड़ी हो जाती है और वेट करती है कि आदमी कौन है। जैसे वो आदमी बाहर आता है तो एलिसन जोर से उसे किक लगा के गिरा देती है। पता चलता है कि ये तो लेनर्ड था। वो लेनर्ड से पूछती है कि तुम घर के अंदर क्या कर रहे हो? तो लेनर्ड बात बनाता है कि वो तो चाबी देने के लिए आया था, लेकिन वानिया घर पे नहीं थी। तो एलिसन कहती है कि अगर वो घर पे नहीं थी तो तुम कमरे के अंदर तक क्या कर रहे थे? तो लेनर्ड फिर से बहाना बनाता है कि उसे बस वॉशरूम जाना था। उल्टा लेनर्ड एलिसन से पूछता है कि तुम आखिर वानिया के घर पे क्या कर रही हो? तो एलिसन कहती है कि एक्सक्यूज मी, वो मेरी बहन है और मैं जरूरी नहीं समझती तुम्हें ये बताना कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। इन दोनों के बीच में हल्की फुल्की सी बहस हो जाती है और एलिसन इस बात से बिल्कुल भी राजी नहीं थी कि आखिर लेनर्ड क्या बहाने से वानिया के घर पे आया था। जिसके बाद वो खुद चाबी ले लेती है और कहती है कि मैं वानिया को खुद चाबी दे दूंगी। इसी के साथ हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो कि आई कंपनी के अंदर काम करता था। वो अपनी गाड़ी के अंदर बैठा ही था और तभी नंबर 5 टेलीपोर्ट होकर उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और सीधा गर्दन पे चाकू रख देता है और बोलता है कि अभी के अभी बता कि आखिर कल रात तूने किसे ब्रीफकेस दिया था और तूने अपने हाथ में कौन सा एनवेलप लिया था? उस आंख का तुझसे क्या लेना देना है? ये आदमी भी सब कुछ बता देता है कि ब्लैक मार्केट के अंदर ये आंखें काफी ज्यादा बिकती है। ब्लैक मार्केट के अंदर अब तक वो आंख बिक भी चुकी है, लेकिन उस क्लाइंट के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। जो भी डिटेल्स है सब कुछ लैब के अंदर है। नंबर 5 कहता है कि अभी के अभी मुझे लैब में लेके चल। जिसके बाद सीन लूथर के ऊपर शिफ्ट होता है और उसे नंबर 5 की टेंशन हो रही थी। इसी के कारण वो नंबर 5 के रूम के अंदर कुछ चीजें ढूंढने लगता है कि शायद उसे पता चल जाए कि नंबर 5 आखिर कहाँ पर है। इतनी देर में यहाँ डिएगो भी पहुंच जाता है और उसे भी नंबर 5 की टेंशन हो रही थी कि आखिर वो जब फ्यूचर से आया है तो उसे लोग मारने क्यों आए हैं। लेकिन देखते ही देखते ये दोनों आपस में झगड़ा कर लेते हैं और एक दूसरे को बहुत गलत गलत बातें कहते हैं। डिएगो का कहना था कि वो बंदर के जैसा बन चुका है, जबकि लूथर डिएगो को उसके काम के लिए बुली कर देता है कि तू तो झाड़ू पोछे लगाता है। पोगो से झगड़ा बर्दाश्त नहीं होता और वो कहता है कि अब तक तुम्हारे सामने 2 वारदात हो चुकी है, तुम्हारी मॉम मर गई है और नंबर 5 गायब है। जाके अपने भाई को ढूंढो और अगर लड़ना है तो कहीं और जाके लड़ लो। डिएगो और लूथर दोनों ही पोगो से माफी मांग के अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। हम हेजल और चाचा को देखते हैं जिन्हें याद आता है कि अगर लोगों को टॉर्चर करना है तो उन्हें कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। इसी के साथ हम क्लाउस को भी देखते हैं जिसके सामने एक लेडी है जो कि कब से बड़बड़ा रही थी। क्लाउस जितना इन दोनों से टॉर्चर नहीं हुआ था उससे ज्यादा इस आत्मा से टॉर्चर हो चुका था, क्योंकि वो काफी देर से बड़बड़ा रही थी। अब तक चाचा और हेजल को आइडिया आ चुका था कि उन्हें क्लाउस के कपड़ों को संभालना चाहिए जिसके अंदर उन्हें ड्रग्स मिलती है। अब हेजल और चाचा को नहीं पता था कि वो ड्रग्स है और क्लाउस कहता है कि ये तो मेरे अस्थमा की दवाइयां हैं। जिसके बाद में चाचा और हेजल मिलके सारी ड्रग्स को बर्बाद कर देते हैं। बेचारा क्लाउस चिल्लाता रह जाता है कि अरे मुझे कुछ भी नहीं पता, नंबर 5 के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। और गलती से वो ये बात बोल देता है कि जब से वो फ्यूचर से आया है तब से बदला बदला रह रहा है। वो एक बच्चे के अंदर आया है और किसी आंख को ढूंढ रहा है। तब चाचा कहती है कि हाँ आगे बताओ। क्लाउस कहता है कि बस मुझे इतना ही पता है कि वो किसी आई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ढूंढ रहा है और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। हेजल और चाचा को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो उन्हें थोड़ी बहुत तो मिल गई थी। साथ ही में उन्हें क्लाउस के कोट से एक चॉकलेट मिली थी। असल के अंदर ये चॉकलेट भी ड्रग्स वाली ही चॉकलेट थी जो कि चाचा और हेजल दोनों ही खा लेते हैं। बेचारा क्लाउस तो देखते रह जाता है कि इतनी मेहनत से उसे ड्रग्स मिले थे और वो ड्रग्स भी जमीन पे बिखरे हुए पड़े थे। इधर चाचा और हेजल चॉकलेट वाले नशे करके उस आईबॉल वाली कंपनी में पहुंच जाते हैं और हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ हम डिएगो और लूथर को देखते हैं जो कि नंबर 5 की वैन को ढूंढते हुए उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे नंबर 5 की वैन खड़ी थी, लेकिन उसके अंदर नंबर 5 नहीं था। एक तरफ चाचा और हेजल पूरी कंपनी को बर्बाद कर रहे थे। उस पूरी जगह को जहाँ पे आईबॉल्स पड़े थे हर जगह आग लगा देते हैं। इसी के साथ में लूथर और डिएगो को वानिया की वो बुक मिलती है जो कि नंबर 5 पढ़ रहा था और साथ ही में किसी लाइब्रेरी का एड्रेस भी मिलता है। तो इन दोनों को पता चल जाता है कि जरूर नंबर 5 इसी लाइब्रेरी के अंदर बैठा होगा। इधर एक तरफ नंबर 5 उस डॉक्टर को लेके जैसे ही कंपनी तक पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि हर एक चीज जल चुकी है और बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ में नंबर 5 बहुत दूर गिरता है। यानी कि वो फ्यूचर से जो दुनिया बचाने आया था और उसके पास जो बस एक क्लू था वो भी आग में जल के तबाह हो गया था। इधर हम एलिसन को देखते हैं जो कि खुद के हस्बैंड और बेटी के बारे में आई हुई न्यूज को पढ़ रही थी और अब तक यहाँ पे वानिया भी आ गई थी। एलिसन वानिया को उनकी मॉम के बारे में बताती है और कहती है कि मैं बस तुम्हें ढूंढने के लिए गई थी तुम्हारे घर पे, लेकिन तुम वहाँ पे नहीं थी और हमारी मॉम इस दुनिया में नहीं रही। बेचारी वानिया को भी टेंशन हो जाती है कि आखिर ये कैसे हुआ और किसने किया होगा। क्या डिएगो को इस बारे में पता है? और अभी तक तो हमने उसे डीएक्टिवेट करने के बारे में सोचा भी नहीं था। तो एलिसन कहती है कि कल जो हमला हुआ था ये सब कुछ उसी के कारण हुआ है और मुझे तुमसे कुछ और भी बात करनी है, हमें शायद कहीं पे बैठ के बात करनी चाहिए। जिसके बाद सीन यहाँ हेजल और चाचा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये दोनों वापस से उसी डोनट शॉप के अंदर पहुंच जाते हैं। हेजल सामने वाली लेडी से बड़े प्यार से बात किया करता था और हमेशा से अच्छे से स्माइल दिया करता था, लेकिन चाचा कभी भी उसे अच्छी तरीके से नहीं देखा करती थी। ये दोनों अभी भी सोच ही रहे थे कि आखिर इन्हें क्या करना चाहिए कि ये नंबर 5 को ढूंढ सके, लेकिन तभी इन्हें याद आता है कि इन्होंने दरवाजे पे डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड नहीं लगाया। कोई भी सफाई करने के लिए अंदर आ सकता है और वो क्लाउस को आराम से ढूंढ सकता है। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है कि पास्ट का, जहाँ पे वो एक अंधेरी कमरे के अंदर बैठा था और उसे
उसे कई सारी सोल्स डरा रही थी। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे एक अलमारी के अंदर बैठा था, यानी कि हेजल और चाचा उसे अलमारी के अंदर बंद करके चले गए थे। बेन उसे समझाने की कोशिश करता है और थोड़ा सा शांत करता है कि तुम शांत हो जाओ, अगर तुम ऐसे ही डरते रहोगे तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे, तुम्हें भूतों का डरना और ज्यादा टॉर्चर करती रहेगी। इसी समय पता चलता है कि एक लेडी यहाँ पे क्लीनिंग करने के लिए आती है, लेकिन उसके कान के अंदर हेडफोन्स लगे थे और वो गाने सुन रही थी फुल स्पीड में। बेचारा क्लाउस बहुत जोर से रोता है और चिल्लाता है, सर भी पीटता है, लेकिन उस लेडी को आवाज ही नहीं आती। दूसरी तरफ डिटेक्टिव उसी कंपनी पे पहुंच गई थी जहाँ पे अभी इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था। आखिर कंटिन्यूअसली 2 से 3 दिन तक ये वारदातें चलती हुई आ रही थी। आखिर इनके पीछे कौन था? साथ ही में क्लू में इन्हें कान मिलता है, यानी कि मास्क का कान। जब हेजल और चाचा यहाँ नशे में डांस कर रहे थे तो उसके मास्क का एक कान जल गया था जो कि यहीं पे गिर गया था। तो डिटेक्टिव उसे फिंगरप्रिंट के लिए भिजवा देती है। साथ ही में उसे अपने सामने एक वैन दिखाई देती है जिसके ऊपर होटल का एड्रेस था और साथ ही लिखा हुआ था कि अगर तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलना है तो यहाँ आ जाओ। डिटेक्टिव गलती से डिएगो के ऊपर शक करती है कि कहीं ना कहीं ये उसका भाई तो नहीं है। वहीं दूसरी तरफ लूथर और डिएगो उस लाइब्रेरी के अंदर पहुंच जाते हैं जिस लाइब्रेरी का पता इन्हें नंबर 5 की वैन से मिला था। ये हर जगह ढूंढने लगते हैं कि आखिर नंबर 5 कहाँ हो सकता है। और अब तो इन दोनों को भी कोई ना कोई डाउट हो गया था कि आखिर नंबर 5 जो कंटिन्यूअसली बार बार में बात कर रहा है कि उसे कोई आई बॉल चाहिए या फिर वो फ्यूचर से आया है, दुनिया बर्बाद हो रही है, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक जरूर होगा। और इतनी ही देर में इन्हें इन्फॉर्मेशन आती है कि एक बच्चा यहाँ पे दारू पी के पड़ा है। ये दोनों जब आके देखते हैं तो नंबर 5 एक पूरी की पूरी बोतल खाली कर चुका था और खुद के डमी डॉलर इसके साथ में पड़ा था। सीन जिसके बाद एलिसन और वानिया के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। एलिसन को असल के अंदर लेनर्ड के ऊपर शक हो चुका था कि लेनर्ड तुम्हारे घर के अंदर था और मैंने जब उसे 2-3 बार क्वेश्चन किए तो वो सही से जवाब नहीं दे पाया। लेकिन वानिया बार बार में लेनर्ड को प्रोटेक्ट करती है और बताती है कि वो ऐसा लड़का नहीं है, इतने सालों बाद जाके उसकी जिंदगी में एक पहला लड़का आया है और उसके ऊपर भी एलिसन शक नहीं कर सकती है। तब एलिसन कहती है कि मुझे गलत मत समझो, लेकिन मुझे जो फील हुआ मैंने बस तुम्हें वही कहा है। अब तक चाचा और हेजल भी वापस एक कमरे में लौट चुके थे और क्लाउस को वहीं देख के खुश थे कि चलो ये तो कहीं नहीं भागा। उसके मुंह पे अभी भी टेप लगी हुई थी जिसे वो उतार देते हैं। क्लाउस कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मुझे जो भी चीजें पता थी मैंने तुम्हें बता दी और इवन मेरे तो भाइयों को ये भी नहीं पता होगा कि मैं यहाँ पर हूँ। तो लेनर्ड और चाचा बताते हैं कि तुमने जो एड्रेस बताया है उस जगह को तो हम बर्बाद करके आ गए हैं और इसी के साथ में ये हिंट भी छोड़ के आए हैं कि तुम यहाँ पे हो, अगर जिसको भी बचाना होगा तो वो तुम्हें बचाने यहाँ जरूर आएगा। तो क्लाउस कहता है कि किसी को ये भी नहीं पता कि मैं घर में रहता हूँ और मैं वहाँ से गायब हो गया, ये बात तो किसी ने सोची भी नहीं होगी, तुम गलत इंसान को उठा के ले आए हो। हेजल और चाचा को ये भी पता था कि अम्ब्रेला एकेडमी के अंदर जितने भी लोग थे उन सब के अंदर कोई ना कोई पावर्स तो जरूर थी, लेकिन आखिर क्लाउस की क्या पावर्स है ये इन दोनों को अभी तक भी नहीं पता थी। क्लाउस एक बार वापस से अपनी पास्ट में चला जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि उस अंधेरे कमरे के अंदर उसे सर हार्ग्रीव्स रखा करते थे हर समय, इसीलिए उसे रखा जाता था ताकि वो अपनी पावर के ऊपर कंट्रोल कर सके। अगर उसे जितनी भी आत्माएं डरा रही है तो वो उन आत्माओं के ऊपर जीत सके या फिर उनसे बात कर सके। इसी के कारण जब वो छोटा सा बच्चा था तब भी उसे बंद कमरे में रखा जाता था। बेन उसे हर वक्त समझाता है कि देखो तुम्हें अब समझना पड़ेगा, मुझे मालूम है कि तुम आत्माओं से बात नहीं करना चाहते, लेकिन इस वक्त तुम्हें करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि उसी होटल तक पहुंच चुकी थी जहाँ पे चाचा और हेजल थे। वो यहाँ के रिसेप्शनिस्ट को पूछती है कि मुझे यहाँ पे चेकिंग करनी है, लेकिन ये रिसेप्शनिस्ट बहुत ज्यादा रूड होके बोलता है कि जाके पहले पेपर्स लेके आओ उसके बाद यहाँ पे आना, तुम एक पुलिस ऑफिसर होके भी बिना पेपर्स के यहाँ पे कैसे आ सकती हो। तब यहाँ पे डिटेक्टिव डिएगो को कॉल लगाती है, लेकिन कॉल वहाँ पे रेसलिंग का ओनर उठाता है और कहता है कि ठीक है मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन डिएगो को दे दूंगा और डिएगो जब आएगा तो उसे बता दूंगा। सेम टाइम पे हम लूथर और डिएगो को देखते हैं क्योंकि अब ये नंबर 5 को इस हालत के अंदर अम्ब्रेला एकेडमी तो नहीं लेके जा सकते थे, इसी के कारण ये नंबर 5 को अब डिएगो के घर लेके जाने लगते हैं। लूथर कहता है कि देखो मुझ पे उल्टी बिल्कुल मत करना। नशे की हालत में भी नंबर 5 यही कहता है कि मैंने बहुत कोशिश करी सब कुछ संभालने की, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया, अब कोई भी नहीं बचेगा। मैं सबको बचाना चाहता था लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो सका। ये दोनों ही नंबर 5 से पूछते हैं कि बताओ आखिर वो लोग कौन थे जो तुम्हें मारने के लिए आए थे और ढूंढते हुए हमारे घर तक पहुंच गए। लेकिन नंबर 5 इतना ज्यादा होश में नहीं था कि वो सब कुछ बता सके और साथ में उल्टियां भी कर रहा था। जिसके बाद अब पता चलता है कि क्लाउस आत्माओं से बात करने की कोशिश करता है। वो लेडी जो कि रशियन थी और जिसकी आत्मा यहाँ पे भटक रही थी, असल के अंदर उसे हेजल और चाचा ने ही मारा था और वो उसका नाम अब हेजल और चाचा के सामने बोलने लगता है। तो इन दोनों को विश्वास नहीं होता कि आखिर क्लाउस को ये नाम कैसे पता, तो ये दोनों ही उसे इग्नोर कर देते हैं कि ऐसे ही बड़बड़ा रहा होगा। जिसके बाद सीन एलिसन और वानिया के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। एलिसन ये रात वानिया के साथ ही रुकने के लिए आई थी, तो वानिया कहती है कि अगर तुम कहती हो तो मैं एक बार पूरे घर को चेक कर लेती हूँ कि कोई भी सामान अपनी जगह से हटा तो नहीं है। वानिया जब कमरे में जाती है तो उसके रूम के अंदर एक बुके पड़ा था जिसे देख के वो बहुत खुश हो जाती है और वो एलिसन को कहती है कि देखो लेनर्ड जरूर इसीलिए आया होगा और वो लेनर्ड को कॉल करके थैंक यू भी बोलती है और साथ में कहती है कि एलिसन के लिए उसे माफ करना, एलिसन को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। तो लेनर्ड कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन हमारा डिनर का प्लान अभी भी ऑन है। वानिया मन ही मन खुश हो रही थी, लेकिन एक तरफ हमें दिखाया जाता है कि लेनर्ड वानिया की सारी दवाइयों को पानी में गिरा देता है। अब ऐसा उसने क्यों किया था ये तो गाइस हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। इसी के साथ सीन क्लाउस के ऊपर शिफ्ट होता है जिसके सामने कई सारी आत्माएं थी। ये सारे वही लोग थे जिनको चाचा और हेजल ने मिलकर बुरी तरीके से मारा था। ये सारे लोग क्लाउस से बातें करने लगते हैं और बताने लगते हैं कि आखिर ये लोग कैसे मरे।
क्लाउस पहले तो सबको चुप कराता है, लेकिन धीरे धीरे करके इन दोनों के सामने सबके नाम लेने लगता है और बताता है कि तुमने किस इंसान को किस तरीके से मारा था। गलती से यहाँ पे हेजल की एक बात निकल जाती है, उसने एक आदमी को मारा था लेकिन उसकी वाइफ को उसने छोड़ दिया था। चाचा उसे हैंड टू हैंड वॉशरूम में लेके जाती है। असल के अंदर यही क्लाउस का प्लान था कि वो इन दोनों के बीच में झगड़े करवा दे। बैन ये चीज देख के बड़ा खुश था कि आखिर क्लाउस ने कोशिश तो करी। इतनी ही देर में पता चलता है कि डिटेक्टिव काफी देर से डिएगो का वेट कर रही थी और अब तक भी डिएगो नहीं आया था, तो वो खुद ही रूम्स के अंदर चेक करने के लिए चली गई। यहाँ पे क्लाउस के मुंह पे टेप थी, लेकिन तभी उसे डिटेक्टिव की आती हुई परछाई दिख जाती है। उसे लगता है कि कोई तो होगा जो उसकी मदद करेगा। इसी के कारण डिएगो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और खुद के सर को बीच में रखी हुई टेबल पे मारने लगता है ताकि उससे आवाज हो, और यही आवाज डिटेक्टिव सुन लेती है और दरवाजे को खोल देती है। तो उसे क्लाउस अपनी आंखों के सामने मिलता है। वो क्लाउस के हाथ खोलती है और उसे कहती है कि भागो यहाँ से। क्लाउस उस समय एयर डक्ट के अंदर चला जाता है जहाँ पे उसे एक ब्रीफकेस भी मिलता है। उसके सामने हेजल खड़ा था और वो हेजल को हाथ ऊपर करने के लिए कहती है। हेजल गन नीचे गिरा देता है और हाथ ऊपर करके बाहर आता है, लेकिन पता चलता है कि चाचा पीछे ही खड़ी थी और चाचा ने उसी समय डिटेक्टिव को पीछे से शूट कर दिया। ये मोमेंट गाइस सच में बहुत ज्यादा बुरा था। डिटेक्टिव वहीं पे मर जाती है। हेजल और चाचा खुद के ब्रीफकेस को ढूंढने के लिए भागते हैं क्योंकि क्लाउस भी भाग गया था और वो ब्रीफकेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हम क्लाउस को देखते हैं जो कि बच के एक बस के अंदर बैठा था। उसके सामने एक लेडी बैठी थी। क्लाउस को अभी भी यही लग रहा था कि इस ब्रीफकेस में बहुत ज्यादा पैसे होंगे और वो बहुत सारे नशे करेगा। क्लाउस जैसे उस ब्रीफकेस को खोलता है तो एक रोशनी के साथ में क्लाउस गायब हो जाता है। अब आखिर ये नहीं पता कि क्लाउस गायब कहाँ हुआ है, टेलीपोर्ट होके पहुंचा कहाँ पे है। जिसके बाद हम लूथर और डिएगो को देखते हैं जो कि नंबर 5 को डिएगो के घर पे ला चुके थे। डिएगो अभी भी यहाँ पे बड़बड़ा ही रहा था, लेकिन बच्चे के रूप में वो बहुत ज्यादा मासूम लग रहा था। इसी समय डिएगो का यहाँ पे ओनर आता है जो कि डिएगो को बताता है कि किसी डिटेक्टिव का कॉल आया था और वो तुम्हारा एक होटल के अंदर इंतजार कर रही है। डिएगो उसी होटल के अंदर भागता है कि आखिर डिटेक्टिव ने उसे कॉल क्यों किया, लेकिन वो पहुंचता है तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। डिटेक्टिव मर चुकी थी। डिएगो डिटेक्टिव से प्यार करता था। इस चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, रोने लग जाता है, लेकिन पता चलता है कि यहाँ पे पुलिस भी पहुंच चुकी है। अगर पुलिस वाले डिएगो को डिटेक्टिव के साथ ऐसे देखेंगे तो जरूर उस पर शक ही करेंगे। डिएगो को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। वो खुद के सामान इधर उधर से उठाता है, साथ ही में वहाँ पे रखे कॉफी शॉप के बिल को भी लेके वहाँ से भाग जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।